अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान आबिद और आप देख रहे हैं फानीलिटिक्स। आज की एक और एपिसोड और बहुत ही स्पेशल एपिसोड। अगर आप अब्रॉड में आके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और मेरे साथ टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने गेस्ट के पास जाता हूँ। तो मेरे साथ आज जुनैद रहते हैं। जुनैद रिसेंटली फिनलैंड में आए हैं और आपने 100% स्कॉलरशिप अवेल की है। और इस वीडियो में मैं जुनैद से पूछूंगा कि उसकी जर्नी किस तरह की थी और उन्होंने फिनलैंड की चूज़ की सारी इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली आपके लिए वीज़ा प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन भी मैं जुनैद से लूँगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अगर जुनैद को इंट्रोड्यूस कराऊँ तो जुनैद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जुनैद का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद जुनैद ने 100% स्कॉलरशिप माशाल्लाह से अवेल किया है। और जुनैद अभी रिसेंटली फिनलैंड के एक शहर तुर्कू है, वहाँ पे जुनैद आए हैं। तो सबसे पहले जुनैद, वेलकम टू द शो। और आपसे राइट अवे मैं पूछूंगा कि आप कैसे हैं और थोड़ी सी आप अपनी जर्नी शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस क्या क्या था, आपने कौन सी डिग्री की और आपका अभी तक की जितनी जर्नी थी अगर आप शेयर करें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इरफान, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। तो मैं खैर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आता हूँ। मेरा नाम बेसिकली जुनैद है और मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो बैचलर्स की डिग्री थी वो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की थी, नमल से। तो उसके बाद फिर मैं तकरीबन 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। और तब से लेकर अंटिल मिड ऑफ 2024 आई वाज इन फील्ड एंड आई वाज वर्किंग एज ए मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर। और बाकी अभी जो है मैं करंटली फिनलैंड में हूँ, तुर्कू में, जैसे कि इरफान ने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं करंटली अपना मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, जो कि मास्टर्स इन हेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का और हेल्थ का जो है एक किस्म का मिक्सचर है, कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ की फील्ड में। और मैं करंटली यहाँ पे जो है फुल स्कॉलरशिप पे हूँ। माशाल्लाह, ये तो स्कॉलरशिप वाली बात तो सबसे अमेजिंग है। और जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं उनका मेन टारगेट ही होता है कि वो स्कॉलरशिप की तरफ जाएं। तो सबसे स्कॉलरशिप पे हम लेटर ऑन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आपने फिनलैंड को क्यों चूज किया, क्योंकि अब यूरोप में देखते हैं कुछ लोग ज्यादा जर्मनी जा रहे हैं। मतलब फिनलैंड में भी हम्म। काफी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट की प्रायोरिटी है कि हम जर्मनी जाएं, कुछ फॉर एग्जाम्पल यूके जाते हैं। तो आपने फिनलैंड को क्यों चूज किया? अच्छा इरफान, जो इसमें मेन फैक्टर है ना, वो अगर आप देखें तो क्योंकि फिनलैंड अभी तक इट्स नॉट क्वाइट फेमस अमंग द स्टूडेंट्स, है कुछ हद तक मगर इतना ज़्यादा नहीं है। और जो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि देखें, अब हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं जैसे मिडिल क्लास से। तो हम लोग के लिए ये ट्राई होती है कि यार एक तो हम स्कॉलरशिप वाली साइड पे जाएं, और दूसरा ये है कि हम कम से कम एक्सपेंस में जो है वो अपना गोल अचीव कर सकें। तो द मेन रीज़न टू चूज फिनलैंड वाज कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कोई नहीं थी। एंड उसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स काफ़ी वास्ट अमाउंट में अवेलेबल थी, जैसे कि हम आगे भी मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड। पर यहाँ पे मैं एक बेसिक ओवरव्यू देता चलूँ तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है और एक फुल फी वेवर भी होता है। और आप इन दोनों में एक ही एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। प्लस देर इजंट सच रिक्वायरमेंट कि आप बस सिर्फ कुछ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज तक बाउंड है आपके पास। मतलब as long as you have relevancy in the programs they're offering, तो you can apply up to मतलब any amount of universities, any number of universities। तो ये मेन रीजन था मेरा। और बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली फिनलैंड इट्स मतलब इट्स स्कैंडिनेवियन कंट्री। इट हैज मेनी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लान के लिए भी ना इट वाज अ फीजिबल चॉइस। तो दीज वर आई थिंक द मेन रीजंस व्हाई आई चोज फिनलैंड। अच्छा, माशाल्लाह। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्वीडन में होता हूँ। तो स्वीडन में आपका इस तरह होता है कि आप जब मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपके पास ओनली 4 ऑप्शन होते हैं। कि आपको भी आइडिया होगा कि जी मतलब जी। मास्टर्स के लिए आप मैक्सिमम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी ना किसी में आपको। तो आपने स्कॉलरशिप की बात कर ही दी है तो आप उस पे आ ही जाते हैं। लेट्स से कि एक स्टूडेंट है जिसको मतलब जिसने अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है और वो पढ़ने आना चाहता है, तो उसको भी कुछ भी नहीं पता। तो आप उसको स्टार्ट से बताएं कि वो कहाँ से स्टार्ट ले। और जाहिर सी बात है, ज्यादातर जो लोग देखते हैं हर कोई एलीट फैमिली से नहीं होता, तो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं हम हमारी तरह। तो आप ये बताएं कि स्कॉलरशिप किस तरह टारगेट कर सकते हैं। अच्छा इरफान, बाकी कंट्रीज का तो ऑब्वियसली मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, और स्वीडन का थोड़ा बहुत मुझे था। तो खैर फिनलैंड के लिए जो मेन फैक्टर ये लोग देखते हैं ना आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बेसिकली जो बूस्ट करता है, जो मेन फैक्टर, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ जो है वो आपका मोटिवेशनल लेटर, और सेकंड चीज़ जो है वो आपका आइल्स।
तो बेसिकली ये दो चीज़ों को कंबाइन अगर हम करें तो ये ऑलमोस्ट 80% वेटेज जो स्कॉलरशिप में कंसिडर की जाती है वो इन दो चीज़ों की जाती है। उसके अलावा जो 20% होता है उसमें आपका CGPA और डिग्री रेलिवेंसी जो है आ जाती है। अच्छा, सम ऑफ यू पीपल, मतलब आप लोग हो सकता है कि आप मेरी इस बात से अग्री ना करें, पर ये क्योंकि मैंने इस प्रोसेस में काफ़ी सारी रिसर्च की थी, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो ये जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये उस नॉलेज के मुताबिक ये फिगर्स हैं। इट माइट वेरी केस टू केस और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सिटी टू सिटी। तो मैं उस जो भी कोई नया स्टूडेंट आगे MS के लिए अप्लाई करने का सोच रहा है, स्पेशली फिनलैंड के लिए, तो मैं उसको यही कहूंगा कि यार सबसे पहले आप लोग फोकस करो अपने आइल्स पे, क्योंकि आइल्स का बैंड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो आपका 7.5 से प्लस है तो इट वुड बी अ ह्यूज पॉइंट फॉर यू इन गेटिंग अ स्कॉलरशिप। और जो दूसरी मेन चीज़ है वो मैं स्टूडेंट से ही बोलूँगा कि यार आप लोग फोकस करो अपने मोटिवेशनल लेटर पे, क्योंकि मोटिवेशनल लेटर जो है वो एक बड़ा, एक आपका कह लेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। एक बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि आप कितना सीरियस हो इस पर्टिकुलर फील्ड को लेके। अब हमारे यहाँ जब, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे जिसमें मेरे साथ बाकी सारे भी एप्लीकेंट्स थे। तो हम लोग बस जो भी इंफॉर्मेशन होती थी मैं उनको गाइड वगैरह करता था। तो व्हाट आई हैव सीन देयर, वहाँ पे लोग क्या करते थे कि मतलब दे हैव 4 years of bachelor's degree and they're still kind of struggling to write a motivational letter on their own behalf, which was quite surprising for me कि यार अगर आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री है तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू राइट योर मोटिवेशनल लेटर बाय योरसेल्फ। प्लस अगर आप किसी और को अपॉइंट करते हो इस चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली उसका वो उस प्रोस्पेक्ट से नहीं सोचा जिस प्रोस्पेक्ट से आप उस फील्ड को सोच रहे हो। तो he might end up writing a very generic motivational letter which won't, to be honest, get you anywhere. तो अब मतलब मैं ये जो मेरा पॉइंट था ये मैं इन जनरल जो है वो रख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी मेजोरिटी को टारगेट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो जैसे उर्दू में एक मिसाल है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स जो कि अपना मोटिवेशनल लेटर खुद लिखते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ लिखते हैं और प्रॉपर अपना इंटरेस्ट को जो है इसमें शो करते हैं। तो हाँ बेसिकली यही दो मेजर फैक्टर हैं जिन पे जो कि स्टूडेंट के अपने हाथ में है, जिसको वो जितना बेहतर करेगा वो अपना चांस स्कॉलरशिप के लिए मजीद बढ़ाता है। बाकी CGPA और डिग्री रेलिवेंसी की बात है तो CGPA तो खैर अभी जो आपका आ गया वो आ गया। मगर मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये भी बताऊं कि मैंने 3.8 CGPA के साथ गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को स्कॉलरशिप से रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट होते हुए देखा है। और मैंने वहीं पे 2.3 CGPA के साथ एक बच्चा उसको मैंने स्कॉलरशिप ऑफर होते हुए भी देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कि आप अभी से दिल बर्दाश्त हो कि बैठ जाए कि भाई मेरा 2.4 CGPA है तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, ये वो, ये कुछ भी नहीं है। बस आप अपना मोटिवेशनल लेटर स्ट्रांग बनाएं, अपना आइल्स पे फोकस करें, और बाकी तो एंड पे वही बात है कि अगर आपके नसीब में होगा तो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। ये बात आपकी, जुनैद, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे, मैंने भी और पर्सनली मेरा खुद CGPA इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे पास भी फुल स्कॉलरशिप है जुनैद की तरह। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और वो भी आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे, जिस तरह जुनैद ने भी कहा है कि आप अपने गोल्स उनको बता नहीं सकेंगे, तो आपका जो लेटर ऑफ एग्जैक्टली। मोटिवेशन है वो आपका हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब कि आप उनको जितनी अपनी सीरियसनेस बताएंगे, अगर आप किसी कंसल्टेंट से लिखवाते हैं तो आपकी सीरियसनेस उसको तो नहीं पता। तो जुनैद की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये तो मतलब थोड़ा सा आपने स्कॉलरशिप पे बात की है ना, थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस बताएं फिनलैंड का, वीजा प्रोसेस कह लें या एडमिशन प्रोसेस कह लें। सही सही। अच्छा इरफान, इनकी बेसिकली यहाँ पे दो इनटेक्स होती हैं, एक होती है सेपरेट एप्लीकेशन और एक होती है जॉइंट एप्लीकेशन। तो बेसिकली अगर हम इसको समराइज करें तो इनका पीरियड होता है स्टार्ट फ्रॉम लेट नवंबर टू अर्ली जनवरी, ये इनका टाइम फ्रेम होता है। तो जो सेपरेट एप्लीकेशन होती है उसमें बेसिकली ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर सेपरेटली प्रोग्राम देखना पड़ता है और उस प्रोग्राम के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। वैसे दे हैव दिस पोर्टल, इट्स कॉल्ड studyinfo.fi। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हैं और इसका फिल्टर्स जो है वो बहुत कमाल के फिल्टर्स हैं। आप इवन यहाँ तक इसको शॉर्ट लिस्ट करके देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स का करंट एडमिशन ओपन है और कौन से प्रोग्राम्स विद इन अ मंथ ओपन होने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर सोच रहे हैं तो आप इसको एक्सप्लोर करें। खैर गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इसमें फिर ये है कि आप सेपरेट एप्लीकेशंस मैंने कवर कर लिया। आप जॉइंट एप्लीकेशंस की बात करें तो जॉइंट एप्लीकेशन में आप एट अ टाइम एक एप्लीकेशन से 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोग्राम्स में
या सेम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। प्लस लोग इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि हाँ, ये जब आपने अप्लाई कर लिया तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यूनिवर्सिटीज़ आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटो कॉपीज मांगती हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है जिसमें आपने एप्लीकेशन, मतलब आपने जब एप्लीकेशन सबमिट की तो उसके साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट उनको सेंड करने पड़ते हैं बिफोर दे गिव यू एनी एडमिशन। बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है उसमें जब वो आपको एडमिशन ग्रांट करते हैं तो ओनली देन यू हैव टू सबमिट योर अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ योर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट बाय पोस्ट, वो आपने उनको भेजनी होती है। खैर, इसके बाद जब आपने अगर एडमिशन सिक्योर कर लिया तो फिर बात आती है आपके वीज़ा प्रोसेसिंग की। तो अनफॉर्चुनेटली फिनिश एम्बेसी पाकिस्तान में है, बट इट डजंट प्रोसेस एनी स्टूडेंट वीज़ाज। विजिट वीज़ाज दे माइट प्रोसेस देम, बट वो भी नीदरलैंड एम्बेसी के थ्रू है। बट स्टूडेंट वीज़ाज पाकिस्तान में प्रोसेस नहीं होते। इसके लिए आपको जाना पड़ता है अबू धाबी। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली अबू धाबी की जो वीएफएस बेसिकली एक थर्ड पार्टी है जो कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करती है फिनिश एम्बेसी की बेस पे। तो उनकी जो अबू धाबी में जो उनका ऑफिस है वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ता है वीज़ा इंटरव्यू के लिए। बाकी फिर बस आपका वीज़ा इंटरव्यू आप देते हैं वहाँ पे, और उसके बाद आपको फिर जो है वहाँ पे आप एक डिलीवरी फ़ी होती है वो आप पे करते हैं, वो आपके रेजिडेंस परमिट कार्ड के लिए होती है। एंड देन व्हेन यू गेट योर पॉजिटिव डिसीजन तो दे डिलीवर योर रेजिडेंस परमिट कार्ड टू योर एड्रेस जो आप वीएफएस को दे के आते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर ऑफ फिनलैंड। ये तो आपने बहुत डिटेल में समझ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ये बात बताएं कि एक तो आप अबू धाबी गए अपने प्रोसेस के लिए, एक तो अपना थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करना, और साथ आप ये भी बताएं कि फिनलैंड का वीजा रेशो कैसे जा रहा है, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट होते हैं तो वो पहली चीज उनके दिमाग में होती है क्या रही इस मुल्क का वीजा रेशो क्या है। तो आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि वीजा रेशो कैसे चल रहा अच्छा, वीज़ा रेशो की जहाँ तक बात है तो पहले हम खैर एम्बेसी के एक्सपीरियंस वाला कवर करते हैं। खैर असल में ये ऐसा है कि अबू धाबी का आपको पता है यूएई का वीज़ा स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है आजकल लेना, क्योंकि वहाँ पे जो आप तो ज़ाहिर है आपकी फील्ड भी यही है और आप ज़्यादा फेमिलियर हैं कि क्या सिनेरियोस चल रहे हैं पाकिस्तान और यूएई वाला मामला, तो वो उसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। तो खैर आप मैंने खैर वीज़ा सिक्योर मैंने किया था, एक फैमिली वीज़ा था। मैं अपनी मदर के साथ मैंने ट्रैवल किया था क्योंकि इंडिविजुअल वीज़ाज उस वक्त बैन थे ड्यू टू सर्कमस्टांस। तो इट वाज क्वाइट हेक्टिक गेटिंग द वीज़ा ऑफ यूएई, इट वाज रियली हेक्टिक, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इट इन वन डे। वो भी इस वजह से कि मेरा फैमिली वीज़ा था। तो बाकी जो आपका जो वीएफएस का इंटरव्यू होता है इट्स नॉट एग्जैक्टली एन इंटरव्यू, मतलब इट्स बेसिकली आप कह लें कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन टाइप का प्रोसेस, वेयर देयर इज अ वीज़ा ऑफिसर जो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है कि आपके पास फंड्स कहाँ से आए, और आप अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो वो पूछता है कि भाई हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर फंड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, और इस तरह के बेसिक सवाल होते हैं। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। कोई मतलब वो आपको वहाँ पे जज नहीं करते। बेसिकली वो वहाँ पे आपके ट्राई करते हैं डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन चेक करने का, और ये देखने के लिए कि आप एक्चुअल में वही बंदा है जो प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। बस उसके बाद आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, दे सेंड योर एप्लीकेशन टू फिनिश एम्बेसी इन हेलसिंकी हियर, और फिर उसके बाद सारी प्रोसेसिंग चलती है एंड यू अल्टीमेटली गेट योर डिसीजन। जहाँ तक बात है वीज़ा रेशो की, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि क्योंकि मेरा खुद भी यही वो था कि मैंने कहा था यार कि कुछ इस तरह की कंट्री जिसका वीज़ा रेशो जो है वो अच्छा हो। तो खुशकिस्मती की बात है कि फिनलैंड के लिए जो वीज़ा रेशो है वो 100% है। एक statistics.fi करके वेबसाइट है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी उसको पिन कर सकते हैं। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि पास्ट 6 महीनों में कितनी रेजिडेंस परमिट्स की एप्लीकेशन सबमिट हुई, एंड यू कैन इवन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज वर्क सारे। तो स्टडीज की जहाँ तक बात करें तो आखिरी दफा जब वो मैंने देखा था बैक इन जून, तो वहाँ पे तकरीबन ये था कि 400 समथिंग एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, जिसमें से आप कह लें कि 10 से 15 एप्लीकेशंस थी जो रिजेक्ट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ इट कैन बी एनीथिंग। बाकी सब के सब एप्लीकेशंस को वीज़ा ग्रांट हुआ था। अब यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि वीज़ा रेशो किस तरह का है। आई शेयर द वेबसाइट विद यू एज वेल, यू कैन एड इट इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी यहाँ पे वीज़ा लेने के लिए जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जो आप बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं उसका मनी ट्रायल आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अब बाय मनी ट्रायल आई मीन कि आपने उस अमाउंट को कहाँ से अर्न किया है,
उस पर कितना टैक्स दिया है, वो जो अमाउंट है उस पे मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने उस पे कोई टैक्सेशन से शॉर्टेज की है, या अगर आपने कोई चीज़ बेची है तो वो आपके टैक्स के प्रोफाइल के एसेट्स में लिस्टेड थी कि नहीं। सो बेसिकली आपको ये शो कराना है कि जो आप मनी यूज करें अपने बैंक स्टेटमेंट के लिए वो वाइट मनी है, इट्स नॉट ब्लैक मनी। तो इफ यू हैव प्रॉपर मनी ट्रायल तो वीजा जो है वो 100% इट्स गारंटीड, यू कैन इवन चेक इट ऑन द वेबसाइट द स्टैट्स। बाकी जो एक क्रूशल थिंग चल रही है वो ये है कि जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट का इशू आ गया हुआ है। अभी इस साल वीएफएस ने एक वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट की है जिसमें बेसिकली ये होता है कि आप फी पे करते हैं, 313 एईडी उसकी फीस है। अभी अगर अपडेट होगी होगी तो आई एम नॉट फेमिलियर विद इट, बट मैंने जो जमा कराई थी वो 313 दिरहम की फीस थी। तो अब आप पहले फीस जमा करा देते हैं और वो आपको वेटिंग लिस्ट में ऐड करते हैं। जैसे जैसे स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं वो आपको ईमेल करते हैं और आपको वहां से वो स्लॉट चूज करनी होती है विद इन 24 to 48 आवर्स आई गेस। और अगर आप उस ड्यूरेशन में चेंज नहीं करते तो दे पुट यू बैक एट द एंड ऑफ वेटिंग लिस्ट, और फिर जो आपके पीछे होते हैं वो लोगों को पहले मिलती है और फिर आपकी बारी आती है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। बट आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह लकी इनफ कि मैंने जब अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था तो राइट आफ्टर 2 आवर्स ये वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया। तो आई वाज लकी इनफ टू एस्केप इट। तो मगर करंट सिनेरियो खैर अभी ये चल रहा है। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था कि आपको मिल गया। और ये अपॉइंटमेंट वाला सीन पता नहीं आपको इस चीज़ का पता है कि नहीं, मैंने जर्मनी के लिए भी सुना है कि जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि जी काफ़ी जी लंबी जी। क्यू चल रही है। एक कोई मैं मतलब उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे जानने वाले ही हैं, उनकी मतलब सब कुछ हुआ हुआ था, बस उनको अपॉइंटमेंट की वजह से उनका मेरे ख्याल में वेट ही चल रहा है। और क्योंकि अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू बना हुआ है, तो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसकी। और दूसरी बात अगर हम वैसे ही करें तो वो स्वीडन के केस में भी इस तरह है। तो आपके केस में चले फिर आपको अबू धाबी भेजते हैं, हमें तो इथोपिया भेजते हैं। बिल्कुल। तो जो भी हम्म अभी स्वीडन के लिए प्रोसेस कर रहा है उसको इथोपिया जाना पड़ता है, जाके सेंट्रल अफ्रीका में या हम्म अफ्रीका में जाना पड़ता है। हम्म तो ये एक किस्म की अनलकी सिचुएशन हम लोगों के लिए। लेकिन ये है कि जिस तरह जुनैद है, तो आपके लिए मोटिवेशन है वो कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लिए कितना दूर है। तो दूसरा मैं आपसे एक और चीज़ पूछूं जुनैद, कि आप तो अभी फिनलैंड में आए हैं, रिसेंटली आए हैं, तो प्रोबेबली आपको इस चीज़ का मतलब उस तरह डिटेल में आपको एक दो फिर हम ले लेंगे साल बाद या 2 साल बाद। लेकिन अभी तक क्या आप हम्म। अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि अभी तक का जॉब मार्केट का क्या एक्सपीरियंस है, और फिनलैंड में किस किस्म के आपको लगता है बेनिफिट्स हैं। मतलब लेट्स से कि मैं और जुनैद, अगर आपको नहीं पता तो बहुत पुराने दोस्त भी हैं, तो हम लोग शेयर हम्म। करते हैं, मैं इनको स्वीडन के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा इस कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के साथ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे प्लस पॉइंट्स हैं या थोड़ा सा नेगेटिव है, या अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन शॉर्ट। अच्छा इरफान, जॉब मार्केट की सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये हम जैसे लोग जो हम जैसी क्लास में से आते हैं तो ये तो हमारे लिए क्रूशियल फैक्टर होता है कि भाई हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से बनाएंगे। तो खैर जॉब मार्केट जो फिनलैंड की है वो पिछले 1 साल से इट्स क्वाइट आप कह लेंगे कंडीशन काफ़ी डिस्टर्बिंग है एट द मोमेंट। क्योंकि उसके लिए उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं जिसमें से चंद एक जो मैंने अभी तक असेस की हैं अपने रिसर्च से और यहाँ पे आके, वो ये है कि ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जब आप यूरोपियन साइड पे मूव होते हैं तो लैंग्वेज कितना क्रूशियल होती है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एज अ सेल्समैन और एज अ स्टोर वर्कर और एनीथिंग, तो वी डेफिनेटली नीड टू स्पीक देयर लैंग्वेज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कस्टमर लेवल इंटरेक्शन। मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कस्टमर लेवल इंटरेक्शन, इट नीड्स द लैंग्वेज। बिकॉज आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आप लोकल लेवल पे बंदों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे इफ यूर अ सेल्समैन। बाकी रही बात कुछ और जॉब्स होती है जैसे क्लीनिंग की जॉब्स होगी, उसके अलावा आप कह लें डिलीवरी की जॉब्स होगी। तो इस तरह की भी जॉब्स हैं, मगर फिर ऑब्वियसली आप देखें कि जब आप ऑलरेडी एक वास्ट ऑप्शंस ऑफ जॉब से शॉर्ट लिस्ट हो गए टुवर्ड्स ए स्मॉलर ऑप्शंस ऑफ जॉब, तो फिर बेसिकली जॉब्स छोटी हैं इस कैटेगरी में तो अप्लाई करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो फिलहाल तक मैं ये कह रहा हूँ कि जो जॉब मार्केट है वो इतनी अच्छी नहीं है। और मोस्टली जो सीनियर्स हैं यहाँ पे और जो मेरी भी असेसमेंट रही है, जो मेरी नॉलेज है इस पूरे सिस्टम के बारे में, वो यही है कि मोस्टली रिकमेंड यही किया जाता है कि यार अगर आप फुल स्कॉलरशिप पे भी आ रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि आप इसको ऑप्शन को तब कंसिडर करें जब आप बस
full scholarship है, because it's really difficult here to earn your next year fees based on part time jobs, ठीक है। और स्कॉलरशिप पे भी आते हुए इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने साथ 6 महीने से 1 साल का बैकअप एक्सपेंस लेके आए, जस्ट इन केस थिंग्स डोंट गो योर वे, तो यू हैव एट लीस्ट एन अमाउंट टू सर्वाइव हियर। अदरवाइज काफ़ी सारी डिफिकल्टीज हो जाती हैं। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि लक का एक फैक्टर होता है, जो कि जो है क्या नाम है, बंदे टू बंदा भी वेरी करता है लक का फैक्टर। मतलब कुछ ऐसे भी लड़कों को मैं यहाँ पे जानता हूँ जिनको आते साथ ही विद इन 1 मंथ जॉब मिल गई है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक सवा सवा एक 1.5 साल हो गया और अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। तो अगर हम जनरल बात करें तो उसमें यही रिकमेंडेड होता है कि यार आप लोग अगर आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आप स्कॉलरशिप पे आए, फुल फीस पे तो कभी भी ना आए, ठीक है। और अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का बैकअप जरूर लेके आए। अच्छा, ये तो मतलब बहुत सारे लोगों का ही टारगेट होता है कि यार चलो स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हम पहली फीस पाकिस्तान से पे कर जाएंगे, तो वहां से जाके चलो जॉब शॉब करके अपनी फीस निकाल लेंगे। तो ये सिचुएशन तो आपने काफी अलार्मिंग बताई है। ये वो ये लोग जो ऐसा ही है सोच रहे हैं। इरफान। जी जी। जी जी। ऐसा ही है इरफान, असल में लोग, मतलब मेरे अपने ज़हन में भी शुरू शुरू में यही था कि यार अगर मुझे क्या नाम है फीस भी दे के जाना पड़ा तो मैं आई अवेल दी ऑप्शन एंड देन आई अर्न माई सेकेंड ईयर्स फीस। मगर जैसे जैसे मैंने अपनी रिसर्च इसमें बढ़ाई और मुझे सिनेरियोस को पता चला, तो मैंने फिर सिर्फ इस ऑप्शन को उस केस में रखा कि मैंने कहा अगर मुझे 100% स्कॉलरशिप ऑफर होती है तो देन आई प्रोसीड, अदरवाइज आई वोंट। मतलब 80% स्कॉलरशिप पे भी आई वाजंट विलिंग टू प्रोसीड। तो बस ये सिनेरियो है। आपको है कि अगर इफ यू कैन अरेंज द बैकअप फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तो फिर इट्स गुड ऑप्शन। ये आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि स्वीडन में भी इस तरह के हालात है। मैं पर्सनली इस तरह के लोगों को यहाँ पे जानता हूँ जिन्होंने फीस देनी होती है, उनको काफी ज्यादा, मतलब अगर आप किसी तरह आपको जॉब मिल भी जाती है ना, तो आपको दिन रात आप सिर्फ काम करेंगे और अपनी फीस निकालेंगे, आप पढ़ नहीं एग्जैक्टली। सकेंगे। फिर यही है कि अगर आप यहाँ के लॉज चेक करें ना, जो पीआर के या सेटलमेंट के, तो काफी मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर आप अपनी फील्ड में स्किल नहीं सीखेंगे तो आपको इन एग्जैक्टली। जॉब पे परमानेंट सेटलमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो अगर यहाँ पे एग्जैक्टली। आके अपनी फीस निकालेंगे, मुश्किल जैसे कैसे करके डिग्री करेंगे, आपको काम नहीं आएगा, तो आप ये लैंग्वेज भी नहीं सीखेंगे, तो आपका मतलब उस तरह लॉन्ग एग्जैक्टली। टर्म यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। तो अगर एग्जैक्टली। थोड़ा सा हम लैंग्वेज पे बात करें कि अगर आप किसी को एडवाइस करें कि आपने जैसे बात की है कि लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, तो कोई बंदा अगर आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान से स्टार्ट कर लेनी चाहिए सीखने, यहाँ पे आते साथ ही लैंग्वेज सीखनी चाहिए? थोड़ा सा आप लैंग्वेज के बारे में बताएं। अच्छा इरफान, ये जो लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस है ना, ये जो है बंदे से बंदे पे वेरी करता है, ठीक है। ये हम्म आप डिपेंड करता है कि आप एक चीज को लेके कितना सीरियस है और आप कितना हम्म विलिंग है इस चीज को सीखने के लिए। बिकॉज हम्म अब हम लोग की जिस तरह की एज है, इसमें इतना आसान नहीं होता कोई भी नई चीज सीखना, और वो भी दूसरी जुबान ही पूरी सीखना। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आपको पता ही होगा, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि यार अभी मैं यूं स्टार्ट करूं लैंग्वेज सीखना, और वो मैंने हम्म हार्डली 1 महीने के लिए किया था स्टार्ट। उसके बाद मैंने उसको टोटल छोड़ दिया। मगर अगर आप बिल्कुल विलिंग है सीखने के लिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये लोग यहाँ पे बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं टू लर्न देयर लैंग्वेज, एंड दे इवन हेल्प यू टू इंटीग्रेट इन देयर सोसाइटी। और इसमें पेड प्रोग्राम्स से लेकर फ्री प्रोग्राम्स तक सब कुछ अवेलेबल है। इवन फ्री प्रोग्राम्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर मेरी डिग्री की बात करें स्पेसिफिकली, मेरी नहीं किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की यहाँ पे डिग्री है, तो उस 2 साल की ड्यूरेशन में ये लोग आपको ऑफर करते हैं 6 फिनिश कोर्सेज। और ये लोग उसके थ्रू ये क्लेम करते हैं कि अगर आप ये कोर्सेज एज पर देयर गाइडेंस, अगर आप ये कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो बाय द एंड ऑफ योर डिग्री यू विल बी एबल टू स्पीक फिनिश बाय आई गेस इट्स B2 और B1। फिर इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज सर्कल्स होते हैं। लैंग्वेज सर्कल इज बेसिकली कि आप एक मीटअप होता है, गेट टुगेदर टाइप होता है, वहाँ पे फिनिश नेटिव लोग बैठे होते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप वहाँ पे जाएं, बातचीत करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, और इस तरह भी आप कम्युनिकेशन से लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू, यहाँ पे एक इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के नाम से प्रोग्राम है। ये बेसिकली एक पोर्टल सा बना हुआ है जहाँ पे जाके आप अपनी प्रेफरेंस चूज करते हैं कि भाई आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, और आप क्या चाहते हैं कि जो लैंग्वेज सिखाने वाला बंदा हो वो किस टाइप का हो, मतलब ग्रुप हो, इंडिविजुअल हो, मैरिड बंदा हो, सैलरीड मतलब एम्प्लॉय बंदा हो, जो भी सारा।
वो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू बेसिकली हैव टू कनेक्ट विद द पर्सन, आप लोग अपना प्रेफरेंस डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो। तो इट्स बेसिकली मोर लाइक कि आप उसको ऑफर करते हो कि यार मैं आपको एक लैंग्वेज सिखा दूंगा, आप मुझे एक लैंग्वेज सिखा दो। तो आई थिंक दिस इज pretty, मतलब दिस इज द easiest वे टू लर्न लैंग्वेज। मतलब आप बेसिकली इट्स लाइक जैसे हम दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इट्स एन इंटरेक्शन, और इसमें आप सुकून से सीख सकते हैं। तो खैर मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि मैं अभी सबको नाम करना भी यहाँ पे जो है वो इम्पॉसिबल है। तो खैर कुछ इस तरह का जो है सिनेरियो है लैंग्वेज के रिलेटेड। ये मैं आपकी बात को दोबारा सेकंड करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप, ज्यादातर लोगों का अप टू बी वेरी ऑनेस्ट यही गोल होता है कि यार हम बाहर आए, हम सेटलमेंट करें। और जिस तरह के, एक तो आपकी इंटीग्रेशन के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है, जिस तरह जुनैद ने बात भी की। दूसरा लैंग्वेज आपकी लॉन्ग टर्म जब आपकी, क्योंकि अभी तक तो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्वीडन में बात चल रही है कि 2027 में आपको अगर पीआर चाहिए तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ स्वीडिश आनी चाहिए। तो फिनलैंड में भी यकीनन इस तरह के लॉज होंगे, आ रहे होंगे। तो क्या- अगर आप लॉन्ग टर्म बिल्कुल। सोच रहे हैं अगर किसी मुल्क में रहने का, तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज सीखें। और ये जुनैद ने जो आपको एडवाइस की है, तो अगर आप इस पे फॉलो करें तो आप और भी जल्दी सीख सकते हैं। दूसरा, अगर लास्ट क्वेश्चन मैं जुनैद से करूँ, क्योंकि जुनैद का ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया, तो जुनैद आप अगर मुझे भी आज, लेट्स से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सॉरी इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप अगर एडवाइस देना चाहें तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे, या जो ऑलरेडी बाहर हैं मेरी तरह के लोग, तो आप एक जनरल एडवाइस देना चाहें सब स्टूडेंट्स को। यार जो ऑलरेडी लोग बाहर हैं उनको एडवाइस देना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आप तकरीबन 1-1.5 साल प्लस से हुए हैं, तो आप तो, मैं तो इस मामले में अभी भी आपको सीनियर ही मानता हूँ, और मैं इवन आपसे छोटी से छोटी चीज़ भी पूछ लेता हूँ। खैर जो लोग अभी मूव करने का सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हम फिनलैंड की बात करें, तो उनके लिए जो मेन एडवाइस है मेरी वो यही है कि, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो बैचलर्स के लिए भी यहाँ पे मूव करते हैं, और बैचलर्स में यहाँ पे स्कॉलरशिप्स नहीं होती, मोस्टली आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट ही मिलता है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आप यूएसए में भी पूरी फीस दे के पढ़ सकते हैं। मगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आप वाकई में चाहते हैं कि यार के प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके वालदेन की, तो आई रिकमेंड डूइंग बीएस फ्रॉम पाकिस्तान एंड अप्लाइंग फॉर मास्टर्स हियर, और एंड दैट टू ऑन स्कॉलरशिप, बिकॉज विदाउट स्कॉलरशिप इट्स क्वाइट हार्ड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस है। और बाकी जो है, अगर हम एक जनरल एडवाइस की बात करें कि जो भी पाकिस्तानी बाहर किसी भी कंट्री में मूव होने का सोच रहा है, तो उसको मैं बस ये कहूँगा कि जो कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, क्रिटिकल फैक्टर्स से मुराद के यार वीज़ा रेशो का, जैसे हमने मामले पे बात की, और हमने कहा कि वीज़ा प्रोसेसिंग की बात की, तो मैं बस ये कहूँगा कि यार इस तरह की जो क्रूशल चीज़ें आप उनको जेहन में रखो, देखो अगर वो आपके लिए फीजिबल है तो जस्ट गो फॉर इट। डोंट कंसल्ट विद एनी सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। जो मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी है, आपके पैसे हैं, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसका एक्सपर्ट से डिसीजन ज़रूर करो। मगर इस चीज़ को लाउडली मैनिफेस्ट मत करो कि मैं जो है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वंस यू गेट हेयर, तो फिर आप खुल के जो मर्जी आप करना है आप करो। मगर अगर आप अपने प्रोसेस के बीच में हो तो आई रिकमेंड कि यू शुड जस्ट कीप योर माउथ शट, और बस आप ट्राई करते रहो, आप अप्लाई करो इंशाल्लाह। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। और दूसरा, अगर मैं आपकी बात, कोई भी आपसे आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आपकी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और मैं भी अगर एक उसमें ऐड करना चाहूँ, जब आप बाहर आ जाएं तो आप इसके बाद आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि आप जब पाकिस्तान से आते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान नहीं देखा, उन्होंने आपको देखना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कोई एग्जैक्टली। फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करता है, कोई किसी भी फोर्जरी करने, एक तो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा नहीं है। आप किसी छोटे से छोटे फ्रॉड में भी इन्वॉल्व है किसी बाहर के मुल्क में, तो आपका लॉन्ग टर्म, तो आपका कैरियर और सब कुछ गया, और उसके बाद आप अपने मुल्क का नाम भी खराब करते हैं। तो मेरी ये सब एग्जैक्टली जो यही है। स्टूडेंट जो यहाँ पे भी हैं, लोग यहाँ पे हैं, और सबके लिए एडवाइस है कि आप जब आते हैं तो आप अपना जो आपका सही रास्ता आप उस पर चलें। कोई किसी किस्म का शॉर्टकट नहीं करना आपने। कोई आपको अगर कहता है कि आप ये गलत काम कर लो या वो गलत काम कर लो, तो वो आपने हम्म। बिल्कुल भी नहीं करना। तो और थैंक यू सो मच जुनैद आपके टाइम के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनको काफी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ मैं जुनैद आपके इंस्टाग्राम का लिंक, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो मैं आपके इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई आपसे, क्योंकि जरूर। आपकी, आप उनको अगर उस तरह भी गाइड कर दें,
तो उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप अपने कोई भी क्वेश्चन आप उनको शेयर कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, तो लेटर ऑन हो सकता है जुनैद को हम दोबारा बुला लें और जुनैद से वो वाले क्वेश्चन पूछ लें जो आपने पूछे हो, और कुछ इस तरह की चीजें जो जुनैद भी टाइम और सीखेंगे तो वो दोबारा हम सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।